बांग्लादेश खुद ही एक समस्या है। ये हमारे वाले पाकिस्तानी जो अपने आप को अरब बनाना कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं। जैसे-जैसे आप अरब से दूर होते जा रहे हो ना, आपको बड़े अजीब-अजीब से लोग दिखेंगे। तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की गोद में बैठा था। 48 में जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। 2 सुपर पावर अपने आमने-सामने न्यूक्लियर वेपन्स लेके आ गई। इतने से टुच्चे से बांग्लादेश के लिए नहीं लड़ना। लड़ता है कोई, बताओ 30 से लगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के मेहमान हैं हमारे साथ कर्नल अजय रैना, जिनको आप सुनते रहते हैं अलग-अलग चैनल्स पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद जैदी एंड नमस्कार एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस। थैंक यू सो मच। कर्नल रैना, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश से ही जुड़ी एक समस्या पर। लेकिन मतलब बहुत सारी चर्चा बांग्लादेश पे हो चुकी है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पहले से ही बहुत सारी बात हो रही थी कि क्या बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमने आशंकाएँ जताई थी बहुत पहले से, वो कुछ हो भी गया। लेकिन जब हम इस तरह की चर्चा कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ और किस तरह की अटपटी बातें हो रही हैं। मैं जो आज आपसे बात करना चाहती हूँ कर्नल साहब, वो ये कि जिस तरह से बांग्लादेश में हमने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है आइडियोलॉजिकल, जमात इस्लामी का उदय हुआ और अब उनके लोगों को बड़ी अहमियत मिल रही है। और क्योंकि जमात इस्लामी वो है जिस जो बांग्लादेश के स्टार्टिंग से बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस और सारी चीज़ों से उनको इख्तिलाफ रहा है। अब धीरे-धीरे उनको सत्ता में बहुत अहमियत मिल रही है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, शिप से लेके एयर सर्विसेज़, अंडा, दूध, प्याज़, टमाटर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश नज़दीक आते जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और इस्कॉन से जुड़े जितने भी प्रीस्ट और धर्मगुरु रहे हैं, उनके ऊपर बड़े-बड़े मुकदमे दायर हुए हैं और जिस तरह से उनको इनफैक्ट लीगल उनके ऊपर इनको लीगल एड तक नहीं मिल रही है, उनको वकील नहीं मिल रहे हैं। ये सारी जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके चलते एक बात ऐसी लग रही है कि क्या आगे आने वाले समय में बांग्लादेश वापस ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है? क्या ईसाई का कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान है कि वापस से बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाएगा? अमर जी, जब आप कहते हैं ना कि समस्या, तो बांग्लादेश खुद ही एक समस्या है। जी, और ये समस्या आज की नहीं है, जैसे आपने कहा कि जब से इसका लिबरेशन हुआ है। पर मैं तो उससे भी पहले की बात करता हूँ कि जी, 40s में भी जो दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, और जो डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो था, वो बंगाल में पड़ा था। और उसके बाद तो ये तो समस्या थी, हमने आंख बंद कर ली। हम उस खुशफहमी में जीना शुरू हुए कि सब ठीक है। तो जब उन्होंने मच बिफोर 71 एक रेलवे रिवर के ऊपर ट्रेन खड़ी करके वहाँ के हिंदूज को मार मार के लेडीज को मोलेस्ट किया और मैन को, केयों को गला काटा, केयों को सिंपल दरिया में फेंक दिया, तो नेहरू साहब ने सेंसर कर दिया। बोला ये न्यूज़ इंडिया में अगर आएगी तो लोगों का माहौल खराब हो जाएगा। तो एक पता नहीं क्यों हमें माहौल खराब होने का डर लगा रहता है। पता नहीं किस पे विश्वास नहीं, अपने पे भी विश्वास नहीं है, अपने लोगों पे पता नहीं क्या है। आई डोंट नो, आई डोंट, अभी वो भी अभी वही चल रहा है। तो ये अच्छे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो टेक्निकली स्पीकिंग जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो एक बेटर पाकिस्तान था। बिकॉज ये कट्टर है। एक कट्टर तो ठीक है, आपका हक बनता है कि आप बड़े रिलीजियस माइंडेड हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू मुस्लिम सिख हैं, बट आप ना उग्रवादी फंडामेंटलिस्ट अगेंस्ट अदर्स वो नहीं हो सकता। तो ये शुरू से हैं, ये मोस्ट इनटॉलरेंट कौम है। जब शेख हसीना आई तो उसने सबको टांगा, पर आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं टांग सकते ना, कितने को टांगोगे, पॉपुलेटेड कंट्री है। और हम खुशफहमी में करते हैं। मेरा सवाल ये हमेशा आता है दिल में जब बांग्लादेश को देखता हूँ कि देखो, शेख हसीना को एक ना एक दिन तो जाना था, है ना, हम सबको जाना है एज वाइज। और ऐसे वाले लीडर्स को लोग मार भी देते हैं कभी कुछ भी, बिकॉज वो आंखों में खटकी हुई थी काफी लोगों में। तो हमने उसके ऊपर बेट तो लगा के रखी, पर बाकी जगह अपने आंखें मूंद ली। ये हमसे गलती हो गई, जो कि हमें मानना चाहिए। 71 के बाद हमने RNAW का 71 का सारा जो एक्चुअल जो वहाँ पे ज़मीन तैयार की थी, वो RNAW ने की थी, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, और आर्मी ने उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमने अपने सारी स्पाई एजेंसी वहाँ से निकाल ली, ISI के हवाले कर दी। तो ये आ रहा था, ये होना ही था। हम थोड़ा आंख बंद करके बैठे हुए थे, मूंद के, कि ठीक है, जब शेख सीना संभाल लेगी। कैसे? नहीं हो सकता। एक आदमी एक पूरे देश को नहीं संभाल सकता, ऐसे कट्टर वाला देश, ऐसा इनटॉलरेंट को। तो ये, जैसे हम कहते हैं ना कि अब अरब के मुस्लिम्स को देखेंगे तो एक उनका स्टाइल है।
अरब जिसको ओरिजिनल है ना, उसके बाद आते हैं ये हमारे वाले पाकिस्तानी जो अपने आप को अरब बनाना कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं। जैसे जैसे आप अरब से दूर होते जा रहे हो ना, आपको बड़े अजीब अजीब से लोग दिखेंगे। तो बंगाल एक वो एग्जाम्पल है। तो फिर रही बात आपका जो क्वेश्चन है कि ईस्ट पाकिस्तान, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान देखो आईएसआई ने करवाया सीआईए के कहने पे, करवाया अमेरिका के कहने पे। जब हमने बोलना शुरू किया तो लोगों ने बोला क्या क्या है, चाइना ने कराया, इनको पता नहीं लग रहा। वो क्लियर था, रजीम चेंज थी। और इसका समझने के लिए कि क्यों रजीम चेंज यहाँ हुई, थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की गोद में बैठा रहा। 48 में जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया था। उस टाइम अमेरिका अपकमिंग सुपर पावर थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके डाउन हो गया था, तो अमेरिका वाज रूलिंग, उधर से रशिया था, यूएसएसआर। तो नेटो की जो कंट्रीज हैं वो अटलांटिक सागर के आसपास हैं। तो जो नीचे का इलाका जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे इंडियन ओशन है, और सदर्न पार्ट ऑफ उधर पैसिफिक टच करता है, अटलांटिक थोड़ा दूर है। तो इस यहाँ पे नेटो के कंट्रीज है नहीं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, सेंटो, सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वो थी कि जो लोग नेटो में शामिल नहीं हो सकते थे बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, मगर अमेरिका के साथ मिले हुए थे, अपनी गोद में बैठे हुए थे। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटेड एम था कि हमने यूएसएसआर का नाम नहीं लेते थे, ये कहते थे हम कम्युनिज्म को फैलने नहीं देते। तो कम्युनिस्ट कंट्री सबसे बड़ी यूएसएसआर थी उस टाइम। तो जब पाकिस्तान सेटो और सेटो का मेंबर बना, और उस टाइम बांग्लादेश था नहीं, वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो रशिया को लगा कि बे ऑफ बंगाल, जो कि तब से ना खाली पड़ा हुआ था, आगे पीछे तो उनकी चल रही थी आपस में जंगें, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रखी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो दे रशियन को लगा कि अब पाकिस्तान अमेरिकन को एक बेस देगा आज के बांग्लादेश में, क्योंकि उसका मेंबर बन गया। और जब आप मेंबर हो किसी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको एक बेस देना पड़ता है, आपको मना नहीं कर सकते आप। तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए रशिया ने 71 का काम किया। हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर को आयरन लेडी और लोहे की देवी बना दिया, बहुत सारा कहानी रशियन थी। और इसीलिए रशिया बीच में आया। जब अमेरिकन ने अपनी फ्लीट भेजी, तो रशियन सबमरीन, इसलिए दो सुपर पावर अपने आमने सामने न्यूक्लियर वेपन्स लेके आ गई। इतने से टुच्चे से बांग्लादेश के लिए लड़ना लड़ता है, बताओ, तीसरे लोग लिए यहाँ लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये अहमियत थी इस पीस ऑफ ग्राउंड की। बिकॉज बे ऑफ बंगाल में अगर आप डोमिनेट करते हो, अमेरिका स्टेट को डोमिनेट करते हो, आप एक पूरा इंडियन ओशन और उधर का पैसिफिक के पूरे का जो कनेक्टिविटी को काट दे सकते हो। तो इसकी वो इम्पोर्टेंस है। और तब चाइना इतना था नहीं। अब क्या हुआ, चाइना ऊपर आ गया। चाइना ने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, 500 कंपनीज लगा दी, $4.2 बिलियन इन्वेस्ट किए। तो अमेरिका को लगा कि जैसे हमें उखाड़ा था रशिया ने, यूएसएसआर ने, उसके बाद यूएसएसआर टूट गया, रशिया हो गया, और रशिया तो उलझा हुआ है यूक्रेन में। उनको लगा कि अब चाइना यहाँ आगे बैठ जाएगा। और चाइना आज की डेट में अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है, या कॉम्पिटिटर नंबर 1 है। तो उन्होंने क्या किया, उस चाइना को निकालने के चक्कर में, और क्योंकि हमने अमेरिका के लिए चाइना से लड़ने से मना कर दिया, अमेरिका चाहता था कि इंडिया लड़े, हम नहीं लड़े, तो उन्होंने यहाँ पर रजीम चेंज की। तो जब ऐसे वाली कहानी है, तो रजीम चेंज हुई कैसे? यहाँ जो देखो, आप अमेरिका में बैठ के, वाशिंगटन में बैठ के, एक डोनाल्ड लू आ गया, वो आ गया, वो तो होगी डिस्कशन। जो टूल्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, सड़क के ऊपर निकल के पत्थर मारते हैं, जो लोगों को आग लगाते हैं, वो जो सारा मोबिलाइज किया, वो आईएसआई पाकिस्तान ने किया सीआईए के कहने पे। और आईएसआई के उधर होने के कारण क्या हुआ, जितने जो टेररिस्ट थे, जैसे आपने मेंशन किया, चाहे वो जमात के थे, चाहे वो हिजब के थे, वो सबको निकाल के जेल से बाहर निकाल दिया। अभी उनके पॉलिटिकल लीडरशिप में, उनकी तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं, पता नहीं किसका कौन एडवाइजर है, मुझे तो वही समझ नहीं आता, एडवाइजर टू होम। लेकिन उसके साथ जो असिस्टेंट्स हैं, वो इन सारे टेररिस्ट तंजीमों से आए हैं। तो हो क्या रहा है, एक एक वो माहौल पॉलिटिकल इस्लाम का जो पाकिस्तान को जकड़ चुका है ऑलरेडी, वो अब बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका नाम चाहे बदले ना बदले, डजेंट मैटर। आज की डेट में प्रैक्टिकली आदि बिल्कुल सही कहता है कि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है दोबारा। बाकी नाम चेंज करने का कुछ नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो ये कर रहा हो, बाकी दुनिया बैठी है। आपने भी सुना होगा कि अराकान आर्मी ने आके पूरा एमएमएन बॉर्डर 270 किलोमीटर का पकड़ लिया, जी। बुद्धिस्ट। तो गेम्स अब सब खेलेंगे। अभी पाकिस्तान तो ट्राई कर रहा है, कर चुका है, सक्सीड भी हुआ है। और आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए। जो डीप स्टेट, जो डूबती हुई डीप स्टेट है, जो डेमोक्रेट पार्टी के नीचे काम करती है यूएसए में, उसने जो सीरिया में करवाया, तो बेसिकली सीरिया में वो चाहते थे कि रशियंस और ईरानियंस वहाँ पे खप जाएं। यूक्रेन में पहले अटका हुआ है, और फिर इनको मार पड़े। रशिया इंटेलिजेंटली पीछे हट गया। आपने कभी इतनी बड़ी फौज को बिना गोली चलाए निकलते हुए कहीं नहीं देखा हुआ हिस्ट्री में, निकल गए।
सेम चीज़ वो चाहता है कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर कुछ करे। ये जो हिंदूज़ पे हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियंस पे भी हो रहा है, सब पे हो रहा है, और एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट वहाँ स्टिर अप हो रहा है। जब सब ठीक था अंबर, तो एक क्रिकेट मैच में धोनी का गला, पोस्टर का गला काट के घूम रहे थे बांग्लादेशी। इस किस्म के लोग हैं, छोटी नीच किस्म के, जितना साइज है ना लोगों का 4-4 फुटे, वैसे वही उनकी दिमाग भी वैसे है। तो ये एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है, जिसमें अमेरिका ने तो ओपनली आ गया, पाकिस्तान को आगे रखा। चाइना छोड़ेगा नहीं, बिकॉज चाइना के नेबरहुड में एक सुपर पावर जो है अपने नेबरहुड जियोग्राफिकल नहीं देखती, वो उसके परे देखती है। 1000-2000 किलोमीटर को अपना नेबरहुड मानती है। हमारा हमारा तो नेबरहुड है ही है टेक्निकली, तो हम अपनी गेम खेलेंगे। फिर कभी अराकान आर्मी आ गई, कभी रोंगियाज आ गए, वो सब चलता रहेगा। तो सम टोटल ये है कि ये इसका नाम बदले ना बदले, पाकिस्तान बन चुका है, और इसका बेड़ा गर्क वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का होने वाला है। लोग जब हमें बातें करते हैं, लोग कहते हैं कब से बोलते हो यार पाकिस्तान की टूट रहा है टूट रहा है। ये देश है, देश नक्शे से नहीं मिटते इतनी आसानी से। लेकिन जब देश की सरकार को देश के ऊपर कंट्रोल ही ना हो, कि जब आर्मी आपकी केपीके में ना जा सके, आर्मी बलोची सामने के मार खा के आ जाए, तो वो प्रैक्टिकली टूट चुका होता है। तो कहने को तो नक्शा तो पाकिस्तान रहेगा ना जब तक नया झंडा नहीं चढ़ता। बट इंटरिम में अभी जो टाइम है, ये बांग्लादेश एक हमारे लिए न्यूसेंस है। कन्वेंशनल थ्रेट हमारे लिए वो कर नहीं सकता। उसके पास इतनी गोलियां नहीं है कि हमारे ऊपर चला सके। एक भी गोली चली तो उसके बाद उसका बुरा हाल होगा। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो चिकन नेक की विड्थ है, एक नीचे की तरफ भी चिकन नेक है चिटागांग की तरफ, जी, और फिर इन ट्रैक्स पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि अब मोदी साहब क्यों नहीं अंदर फौज भेज रहे, जब जी। आपकी कम्युनिटी पूरे देश में फैली हुई है। बांग्लादेश के चप्पे चप्पे पे हिंदू रहते हैं, तो आप बॉर्डर वाली उनको बचा लोगे, बाकियों की क्या हश्र होगा, ऐसी कौम। अच्छा, अगर आप टाइट कर रहे हो, उनकी बिजली कम कर रहे हो, शुगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम कर दी, खाना पीना कम कर दिया, अगर वो सडनली करोगे, तो उसका रिप्रिकॉशन भी वहाँ के रहने वाले हिंदूज पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के तो कुछ कर नहीं सकते, उनको और तंग करेंगे। तो जो इंडिया एक बिल्कुल मल्लम लगा के धीरे धीरे चल रहा है ना, कि बिजली काटी, फिर थोड़ी दे दी, शुगर कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी वाट ही लगी, खत्म होगी। तो ये हमें सब्र से लेना पड़ेगा। देखिए, जब सिविलाइजेशन क्लैश होते हैं, बड़े बड़े देशों की जब सभ्यताएं टूटती हैं, तो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। ना तो उसका ओवरनाइट उसको रोका जा सकता है, ना ये ओवरनाइट होता है टू स्टार्ट विद। तो बांग्लादेश में इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो हुआ, ये हिंदूज को खिलाफ हुआ, ये आज की बात नहीं, 47 में इसकी रूट्स हैं, ये कभी नहीं सुधरे। और हमने अगर 60-70-80 साल की एक प्रॉब्लम है, एक देश की साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है, अगर हम सोचेंगे आज मिलिट्री भेज के उनको सीधा कर देंगे, तो फिर हम बड़े इमेच्योर हैं। अगर ऐसी बात बोलना और सुनना भी गलत है। पाकिस्तान गेम खेल रहा है, गदर मचेगा, नुकसान बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश, जब बांग्लादेश कहता हूँ, उसमें फिर सारी कम्युनिटीज का होगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सबको होगा। पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक सडन नीर जर्क रिएक्शन किसी भी हेल्प नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। बाकी देखते हैं जब टाइम आगे क्या होता है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि मोदी जी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, आर्मी भेज देनी चाहिए, जैसे कि गोलान हाइट्स पे कब्जा हुआ, भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो ये आपके हिसाब से एक इमेच्योर स्टेप हो सकता है, लेकिन आपने एक हिस्टोरिकल ब्लंडर पे आपने ध्यान दिलाया। वो जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई भारत ने, उस वक़्त जब स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट था वो हिस्सा, तो उसको ऐसे छोड़ क्यों दिया गया? आज जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्यों उसको ऐसे छोड़ा गया? देखिए, एक तो मुझे वो गांधीवाद या उस चीज़ में कोई बिलीफ नहीं है, जिसमें कोई कहता है थप्पड़ मारे मुंह आगे कर दो। तो उसी में एक और चीज़ कही जाती है कि इंडिया कभी अपने आप को एक्सपैंड नहीं करता, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। भैया, ये धरती तो हमारी थी, अंग्रेजों ने काट के एब्सोल्युटली। दिया था। तो अपनी जगह लेने में, अगर आपकी जमीन किसी ने हड़प ली साथ वाले ने, इसका मतलब थोड़ी कि आप थोड़ी अपनी चारदीवारी 4 इंच उधर नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या हुआ अंबर, मैं क्यों रशिया की कहानी सुना रहा था, कि वो आप छोड़िए, आप ये देखिए हमारे 53 पायलट्स जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट किया, उनमें से एक ही वापस नहीं आया। हमने इनके 93,000 बेवकूफ़, उसमें आधी फौज आधे सिविलियन, हमने खिला पिला के उनको अच्छी बिरयानी खिलवाई थी। जो हुसैन अब कह रहे थे आप, अजमल को, बिरयानी उन लोगों ने खाई और काफ़ी मीठा बिरयानी तक खाई। उन्होंने खाए थे। हाँ, बिल्कुल। तो उनको उनको छोड़ा और अपने अपनी इच्छा है, बिकॉज़ ये सारा प्रपंच जो था रशियन था, और रशियन जब शिमला इंदिरा गांधी गई, उनको बोला जल्दी करो यार, फिनिश इट ऑफ, वी डोंट हैव टाइम। सुपर पावर थी ना, उन्होंने हुँ, काम करना था, कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद ये निटी-ग्रिटी छोड़ो। उस निटी-ग्रिटी छोड़ने के चक्कर में
अगर हमने अपने पायलट्स वहाँ छोड़ दिए, तो आपको लगता है कि वो सोच है, वो सरकार या जो थिंक टैंक, जो 5 लोग गए थे इंदिरा गांधी के साथ, सारे के सारे कश्मीर से थे बाय द वे, तो वो उनके दिमाग में आया होगा कि थोड़ा चिकन नेक को और 15-20 किलोमीटर चौड़ा कर लें, या चिटागोंग ट्रैक, क्योंकि वहाँ से तब टेररिज्म इंडिया में आता था। तब पाकिस्तान आर्मी ने चिटागोंग ट्रैक्स में ईस्ट वाले टेररिस्टों का कैंप्स लगा रखे थे। तो वही उस एरिया को ले लें कि फ्यूचर में ना बने, आज फिर वहाँ पे कैंप्स हैं। तो ये ब्लंडर है, दूसरा ब्लंडर है बिल्कुल। अगर हमने अपनी RNW को हटाया, वो ब्लंडर किया हमने, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जल्दबाजी में जो पाकिस्तान के हाथों में खेल गए। और आप वो छोड़िए, इधर जो JNK में देखिए आप, अब जैसे पठानकोट एंटर करेंगे आप, इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, पाकिस्तान मानता नहीं, वो कहता वर्किंग बाउंड्री है। कहीं पे 3 किलोमीटर, कहीं पे 7 किलोमीटर है हाईवे बॉर्डर से। और जैसे आप आगे श्रीनगर क्रॉस करेंगी, कारगिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने से गुजरती हैं। जगह जगह पे पत्थरों की दीवार आर्मी ने बना रखी है, लिखा हुआ है आपको दुश्मन देख रहा है, यहाँ ना रुके, आपको गोली लग सकती। तो हमने जब पाकिस्तान को चेपा, तो भी हम ये चीजें सीधी नहीं कर पाए कि थोड़ा सा बॉर्डर धकेल लो यार उस तरफ। कल को हमारा हाईवे काट दिया किसी ने अगर, तो ये सारी आने वाली जो सप्लाईज आएंगी, जो लड़ाइयाँ तो JNK में होनी है। हर लड़ाई 47 के बाद JNK में होती कर्नल साहब, ये अनदेखी क्यों हुई? इसके पीछे क्या वजह है? क्या अब उस वक़्त लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा कि इस तरह की समस्याएँ भी फ्यूचर में हमारे सामने आ सकती हैं? है। अंबर क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है ना, कई कौमों की सोच स्ट्रेटेजिक होती है, और वो ओवरनाइट नहीं होती। एक टाइम आता है कि लोग, वो जैसे चाइना चाइना सोचता है ना कुछ करने से पहले, वो आई थिंक 20 साल आगे की सोचता है। आप चाइना का कोई एक्शन देखिए, हमें बुरा लगता है बिकॉज हम रिसीविंग एंड पे है, लेकिन उन्हें सुनजू को आगे रखी हुई बुक खोल के, सुनजू ने नकल मारी थी चाणक्य की। चाणक्य की हम बात नहीं करते। हमारी CDS की अपॉइंटमेंट, जो एडवाइजर होता है 1 पॉइंट, बिकॉज पहले क्या, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 3 चीफ बोले हैं, वही आपस में खूं कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ठीक है छोड़ पड़े, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं इनको छोड़ो, इनको पता नहीं कुछ होगा। फिर एक CDS बनता है दुनिया में, जो तीनों की बात सुनता है, फिर गवर्नमेंट को सिंगल पॉइंट एडवाइस देता है। उसमें वेट होता है, उसको सुनना पड़ता है। वो हमने इतने साल बनाया नहीं। जब बनाया तो एक रावत साहब क्रैश में मारे गए, फिर हमने एक किसी को नहीं बनाया, और फिर एक बना के भी डॉग सा बना दिया। तो देशों की ना वो जो सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो होती है, वो हर देश का, मेरे को तो अमेरिका की भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं लगती। उनकी भी देखो आप, CAA जहाँ पे हाथ डालता है वहां पे मार खाता है। ईरान गया मार खा के आया, अफगानिस्तान में मार खाई, वियतनाम में मार खाई। चलो उनकी सोच ये है कि पंगे ले लो, बिकॉज उन्हें हथियार बेचने होते हैं। उनका बेसिक क्या है कि अपने देश से दूर रखो, मेन लैंड से दूर रखो, दुनिया में आग लगा के रखो। 2-4 CAA वाले मर के फर्क नहीं पड़ता, उनका 15 पर्पस बचेगा। पूरा हो रहा है, उनके हथियार बिक रहे हैं। हाँ, उनका तो देखो पैसा घूम के डॉलर वापस वहां आ जाता है। हुँ। तो हमारे में वो, आई एम सॉरी टू से, और हमसे बुरा बुरा हाल है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों की टैक्टिकल सोच इतनी अच्छी है, वो हमें सरप्राइज कर देते हैं। 65 में सरप्राइज किया, 47 में सरप्राइज किया, 99 में कारगिल में सरप्राइज किया। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो नेगेटिव में है। हमारी अगर जीरो है ना, वो नेगेटिव। उन्हें ये नहीं पता कि कारगिल में आ तो गए, अब करना क्या है। जब क्लिंटन ने बुला के 2 थप्पड़ मारे नवाज शरीफ को, आई मीन हाइपोथेटिकली, तो दे डिडंट नो व्हाट टू डू। तो ये आई थिंक हमारे सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है कि हमारे में वो सोच। और आई थिंक उसका एक रीजन ये भी है कि आपने आज तक किसी फौजी को डिफेंस मिनिस्टर बने हुए देखा, इंडियन इंडियन पॉलिटिकल ये लीडरशिप में? बहुत अहम बात कही अभी, पिछले कुछ दिन पहले किसी और ने भी ये बात कही कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है। आप अमेरिका में देखिए, हर दूसरा प्रेसिडेंट ने कम से कम 2 साल सर्विस की होती है फौज में। और यहाँ पे जनरल VK सिंह जैसी एक पावरफुल शख्सियत आपको मिली, और जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, पूरे इंडियंस को कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट नहीं किया, उनको आपने रक्षा मंत्रालय नहीं दिया। तो देखिए फिर आप, ये आपकी चॉइस है। और उस चॉइस में जो बेसिक अंडर बॉटम लाइन वो आती है कि अगर आप ये मान के चलें कि दुनिया बड़ी अच्छी है, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हमें कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा मुंह आगे कर लेंगे, तो फिर आप इसके आगे सोच नहीं सकते। और जब आप सोचना भी शुरू किया है, तो बैगेज इतना ज्यादा है। वो जो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखे हैं, ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आता कि जनरल्स कुछ बोले, जनरल्स को ब्यूरोक्रेट पसंद नहीं आते। हमारे अंदर के इतने ज्यादा इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट अगर आज डिसाइड करे कि हमने इसको सीधा करना है, गवर्नमेंट की एक डिफेंस पॉलिसी या अपना जो स्ट्रेटजी बनानी है, तो भी इनको 10 साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं होता। तो वो तो बिल्कुल हमें मानना चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे नेशन की वीकनेस है। और आप ये भी एक और चीज नोट कीजिए, विद इन सर्विसेज जो लोग जनरल्स बनते हैं, और जो लोग नीचे रैंक पे रह जाते हैं, फौज में क्या होता है, फौज होती है लड़ने के लिए, बहादुरी के लिए। हमारे जो ऑफिसर्स को गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, वीर चक्र, महावीर चक्र, कृष्ण चक्र, आपने कितने जनरल्स बने हुए देखे? नहीं दिखेंगे। ये वो कर्नल, ब्रिगेडियर, बस वहीं पे खत्म हो जाते हैं।
तो थोड़ा हम अंदर का कल्चर भी एक ऐसा स्ट्रांग बंदा जो खड़े होके जिसकी रीढ़ की हड्डी में हो और वो बोले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। शायद मानिक शाह साहब ने बोला था, जिसके बारे में हम सुनते हैं, प्रूफ जी, नहीं है। जी। शायद उन्होंने बोला था और डेफिनेटली ये बोला था कि मार्च में हमला नहीं करना, हम दिसंबर में लड़ेंगे बिकॉज़ बीच में मानसून है, हम तैयार नहीं हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें, इससे उनकी पहले भी पेंशन उनकी पेंशन रद्द कर दी गई थी। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो आप सीधे पेड़ जो उग रहा है उसको तो पहले ही काट देते हो। आपको बेल पसंद आती है, आप बेलों को लेके चलोगे तो फिर आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते अंबर। ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। बिल्कुल, और जिस बिल्डिंग पे बेल चिपक के जाती है, वो बिल्डिंग भी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा कहते हैं हाँ, हो कि जाती है, बिल्कुल। आईवी आईवी की बेल कितनी अच्छी लगती है, बाद में उखाड़नी पड़ती है। बिल्कुल, यू आर राइट। बिल्कुल, दीज़ आर बेसिक बिल्कुल। बेसिक इश्यूज़ हैं हमारे स्ट्रक्चर में। सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो जिनको गैर साहब, जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जिस मुहाने पर हैं, आपको लगता है इससे आगे भी कुछ और हो सकता है, या ये हद है, यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं रिश्तों को? पाकिस्तान जैसे हालात भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बनेंगे? देखिए, रिस्टोर इसलिए मेरे को मुश्किल लगता है कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हुँ, 20 जनवरी को तब ट्रम्प साहब आते हैं। मुझे तो अभी ये भी थोड़ा डाउट है कि उनको डीप स्टेट आने भी देगी कि नहीं, बिकॉज़ डीप स्टेट ने सारे पत्ते खेल रखे हैं, इसने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, जी। फ्रस्ट्रेशन में है। चलो आ जाते हैं, तो एक तो उनके पास टाइम नहीं है बांग्लादेश को देखने के लिए, बांग्लादेश डज़न्ट एक्जिस्ट, तो सीएए ने कर लिया। ट्रम्प ने तो कहा मुझे सीरिया में इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज़ उन्हें इज़राइल के ना उनका एक आउटपोस्ट तो है ही है, इज़राइल उनके साथ है, सऊदीज़ उनके जी, साथ हैं, तो उनको प्रेज़ेंस है उनके पास। यहाँ तो बांग्लादेश इज़ टू इनसिग्निफिकेंट, एक तरीके से देखा जाए। दूसरी तरीके से देखा जाए कि डीप स्टेट ने इतनी मेहनत की है, बांग्लादेश में इतना गदर कराया है, फिर क्रिश्चियन स्टेट की बातें हो रही हैं, जिसमें चर्च का इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा मणिपुर का इलाका बर्मा। तो ट्रम्प साहब का जो मेन फंडिंग थी इस बार, वो डिफेंस लॉबी से नहीं आई थी, शुगर लॉबी से भी नहीं आई, वो चर्च से आई। तो उनको भी एहसान उतारने पड़ेंगे। क्या वो कुछ इनको रोक सकेंगे? इवन देन, सपोज मान लो कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि ओके, उस यूनुस को उठाओ, वापस मंगाओ, एक फ्रॉड है, हटाओ, किसी और को अपनाओ, तो नेक्स्ट कौन आएगा? अगर वहाँ पे आर्मी चीफ आता है तो अगेन वो हमारे, हम ये नहीं कह सकते हमारे पक्ष में, बिकॉज उसने इसके ऊपर प्रिजाइड ओवर किया है। जितना आपने वीडियोस देखे होंगे कि अब हिंदुओं को पीटा जा रहा है, तो आर्मी वहाँ खड़ी है बगल में, आराम से खड़ी है, कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। बिकॉज उनके लोअर लेवल पे जो है वो जिहादी है, वो ऊपर वालों की भी नहीं सुनते, वो हमारी आर्मी की तरह नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने बात की कि अगर एक कौम का साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड इनटॉलरेंट हो ना, तो फिर वही एक शेख हसीना की जगह एक नया लीडर भी आएगा, तो कितनी देर उसको काबू करके रखेगा? तो मुझे सुधरते हुए तो नजर नहीं आते, पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और वो लातें जो हैं वो जैसे लोग चाहते हैं वैसे भी नहीं मारी जा सकती, बिकॉज हम तो लात मार देंगे, हमारे सारे अंदर अंदर बांग्लादेश के अंदर सारे हिंदू साफ हो जाएंगे रातों रात। तो एक बड़ा टेक्टिकली और बड़े हिसाब से जो मुझे पता है सरकार कर रही है, हम सबको पता है, थोड़ा बहुत जो हम अवेयर है, काफी लोगों को उठा उठा के वापस फेंका जा रहा है, वो काम भी चल रहा है। जी। तो ये ऐसे ही होगा, ये इसमें टाइम लगेगा, 6 7 8 महीने, पर मैं टर्न अराउंड होते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज देश की सोच ही अलग है। लीडर एक बंदा क्या कर लेगा? आप किसको बिल्कुल, आप बिठाओगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल साहब, कि ज़रा सोचिए कि जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस तरह के रिश्ते रहे हों, कि जिनकी लाखों महिलाओं को रेप किया गया हो और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा गया, मतलब जो नरसंहार हुआ, मतलब उसको सोचकर भी रुए खड़े हो जाएँ। आज उस पाकिस्तान से मिलकर बैठे हैं जस्ट बिकॉज़ आइडियोलॉजिकली वो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अगर इतना ज़्यादा होता है, और हमारे और उनके बीच यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, और वो आइडियोलॉजिकली इस्लाम या उसको मानते हैं। इसी बिना पे वो आज पाकिस्तान के साथ इतने ज़्यादा क्लोज़ देख पा रहे हैं हम उनको। तो नहीं, मु वो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। अभी आप जी, लेडी हैं, मैं जी, पता नहीं आपके चैनल पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जी। आप जीन्स और डीएनए में विश्वास करती हैं ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो 71 में रेप्स हुए थे, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किसी की नहीं की गई थी, बिकॉज मुजबिर रहमान ने कहा था कि आप हमारी वीर नारियां हो। उनको एक बंगाली में नाम दिया गया था, फीमेल्स हु हैड बीन रेप्ड, हुँ, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। एंड उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया एज इट इज, इंक्लूडिंग खालिदा जिया। खालिदा अच्छा, जिया खालिदा जिया जो थी, उसका हस्बैंड जो बाद में आर्मी चीफ बना, प्रेसिडेंट बना, 71 के टाइम पे खालिदा जिया को पाकिस्तान ऑफिसर्स मेस ने वो भी अफसर था, उसने बगावत कर दी थी, तो उसकी वाइफ को ऑफिसर मेस में रखा हुआ था पाकिस्तानियों ने, ऑफिसर्स ने, और वो टर्न बाय टर्न उसके साथ सोते थे।
और मेजर चंद्रकांत सिंह की एक बहुत अच्छी बुक है, मेघना रिवर के बाद टाइटल है उसका 71 का। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि फर्स्ट हैंड अकाउंट है कि उन्होंने उसको कहा था यार मैं अपनी वाइफ को तलाक दे दूंगा, बट शी इज बीन इल ट्रीटेड सो मच कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यही धारणा पूरे बांग्लादेश में लोगों की, मेन, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट में सोच है ना कि रेप होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस लेडी को ही, चाहे हम जितना मर्जी झंडे वंडे कैंड करें, तुम्हारे दिल में उसको बोलेगा तो शादी करेगा, तो सारे हट जाते हैं हुँ। पीछे। हमें पता नहीं कुछ क्या है, वो एक इशू है। तो बांग्लादेश में भी यही था, लेकिन फिर शेख मुजीबुर रहमान जैसे वापस आए, उन्होंने कहा देखो इनके साथ ये बेबस थी, इनके साथ जो हुआ इट वाज अगेंस्ट देयर विश, तो आप ना इनको एक्सेप्ट कीजिए। और उनकी हेल्थ इश्यूज, क्योंकि प्रेगनेंसी काफी, मार्च में देखिए ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था और दिसंबर में लिबरेट हुआ, उसके बीच में जितने रेप्स होते रहे, तो यू कुड इमेजिन एज ए लेडी की किसी का 6 7 8वां महीना चल रहा, तो यू कांट टर्मिनेट। तो वो सारे बच्चे पैदा किए गए। तो आज बांग्लादेश में डीएनए क्यों, कौन सा, अब आपको समझ आएगी वो पाकिस्तान से प्यार क्यों है। अगर बांग्लादेशी डीएनए होता ना तो उनको नफरत होती, लेकिन ये डीएनए वो है जो जबरदस्ती उनमें डाला गया, तो उनकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हुआ, तो उसका प्रोडक्ट आता है। इट्स वेरी हार्श स्टेटमेंट टू मेक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू पॉइंट फिंगर एट, बट आई थिंक हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। और जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो फिर उसको हम मक्खन मलाई लगा के, यू कांट रियली डू दैट विंडो ड्रेसिंग। तो सच है, सच है। ये वो डीएनए है जो गेम खेल रहा है। तो आप, आपका जो पॉइंट, उसका तो काउंटर हो सकता है कि आपकी देश को लूटा, आपकी माँओं की इज़्ज़त लूटी और आप उसी देश की गोद में जाके बैठ गए। नहीं हो सकता। कोई कम्युनिटी ऐसा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सोचिए कि जब बात आती है देश पर और अपने घर की नारी पर तो लोगों ने सर कटाए हैं, लेकिन आप उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ रही हैं, बड़ी अजीब-सी बात है, जो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते डेवलप हो रहे हैं कि अंडे, टमाटर, आलू और सी रूट और एयर रूट सब कुछ खोल दिया गया है, तो उससे तो लग रहा है कि कुछ बड़ा आगे हमें होने के लिए दिख सकता है और भारत को ऑफ कोर्स सतर्कता की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से आस-पास एक होस्टाइल नेबरहुड डेवलप हुआ है, उसके चलते एक्स्ट्रा सतर्क रहने की ज़रूरत है और आगे क्या कुछ और कैसे अ, इन सब नेबरहुड्स के साथ हमारे रिश्ते बन पाएँगे, कैसे हम इस सारी सिचुएशन को टैकल करेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। करण साहब बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपने काफ़ी खुलकर बताया इस पूरे मसले को। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।